दोस्तों, आज पेश है इंस्पेक्टर मनोज और मौत का निर्माता। ये कवर चित्र है दोस्तों। शीला चंकित सी खड़ी उस पत्थर को निहार रही थी जो अभी अभी उसे वार्डरोब से रखी उसके पति विक्रम की एक पुरानी डायरी से मिला था। यह पत्र विक्रम के पिता ने 10 साल पहले भेजा था, किंतु विक्रम ने मुझे अभी तक इस पत्र का जिक्र नहीं किया। शायद वह मुझसे यह समझते हैं कि आज भी उनके पिता से नफरत है। एक बार कहकर तो देखते कि मैं कभी उसके पिता के पास जाने से न रोकती। तभी विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। अरे, तुम अभी तक बैठी हो? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शो का टाइम हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या आज फिर तुम्हें क्या हो गया है? मैं जानती हूँ मुझे खुश देखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे लिए ही तुमने अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने पिता से नाता तोड़ना पड़ा। काश तुमने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा ना होती। मत रो शीला, तुम समझती हो कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं अपने पिता की इच्छा के मुताबिक एक साइंटिस्ट नहीं बन सका, सपना पूरा नहीं कर सका। नहीं शीला, मैं छोटी सी नौकरी से खुश हूँ। जानती हो क्यों? तभी विक्रम के कमरे में, क्योंकि मेरे पास तुम हो। मेरे कारण ही आपने अपने पिता को देखने तक नहीं गए, यह जानते हुए भी वे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह तुमने किसने कहा? अब बनने की कोशिश मत की रही। इस पत्थर में तुम्हारी पोल खोल दी है। ओह! शर्मिंदगी और एहसास ने विक्रम का सिर झुक गया। शीला उसे मनोभाव को भाप लिया। और मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती विक्रम, मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि आखिर तुम अपने ऊपर जुल्म करके क्यों तुले हो? कैसा जुल्म? मैं समझा नहीं। आखिर तुम कब तक इस छोटी सी नौकरी में हमारा गुजर बसर करते रहोगे? हमारा बेटा भी अब 9 साल का हो गया है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसकी पढ़ाई के खर्चे के साथ हमारी ज़रूरतों का खर्च भी बढ़ जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी से परेशान क्यों हो रही हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते विक्रम? तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो। उनकी पश्तनी हवेली के ही नहीं, उनके वैज्ञानिक पिता की सारी संपत्ति के भी वारिस हो। भला कोई इस तरह अपनी बनी बनाई किस्मत को ठोकर मार सकता है? तुम तुम क्या तुम लेकिन शीला विक्रम की बात बीच में ही काट दी। हाँ विक्रम, हम सब वहाँ जाकर रहेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो फिर सामान बांधने की तैयारी करो, हम कल ही यहाँ से चल देंगे। और अगले दिन, अब हमारे अच्छे दिन फिर आएंगे। दम घेटू जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। काश पिताजी जीवित होते तो हमें देखकर कितने खुश होते। वे मेरी शादी से खुश नहीं थे, मैं उनके विचारों को सहमत नहीं हो सका, लेकिन अपने अंतिम समय में मुझे अपने करीब देखना चाहते थे। मैं उनकी यह इच्छा पूरी न कर सका। और कुछ घंटे बाद राजनगर पहुंचकर वह स्टेशन से एक तांगा लेना पड़ा। कुछ देर बाद जब वे पुरानी हवेली के द्वार पर पहुंचे, वो द्वार पर ताला लगा है। शुक्र है किसी ने अब तक हवेली पर कब्जा नहीं किया। लेकिन अब क्या करें? ताले की चाबी कहाँ लाएं? ताला तोड़ दो ना, अब ताले की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तभी, विक्रम बेटे तुम आ गए। डॉक्टर अंकल, आप? तुम्हें देख कर बड़ी खुशी हो रही है बेटे। बरसों बाद इस हवेली पर आबाद हो रही है। तुम्हारे डैडी का इलाज मैं ही कर रहा था, अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन सुबह जब आया तो दरवाजे पर ताला लगा था। मैं समझा नहीं अंकल। शायद तुम्हारे डैडी नौकर दिनों के साथ साथ रात पर कहीं चले गए थे, तब से आज तक दरवाज़ा का ताला नज़र आ रहा है। लेकिन अब यानी अभी डैडी जीवित हैं, पर वे गए तो कहाँ गए? यह कहना तो कठिन है बेटे। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। डॉक्टर औपचारिकता निभाने के बाद डॉक्टर चले गई।
डॉक्टर अंकल के जाने के बाद विक्रम ने ताला तोड़ दिया और अपने परिवार सहित हवेली में दाखिल हो गया। उफ, मेरा दम घुट रहा है। ठहरो, मैं खिड़कियां खोल देता हूँ, फिर सफाई का काम करने लगेंगे। और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद चलो रहने लायक जगह सफाई तो हो गई, बाकी सफाई धीरे धीरे पूरी कर लेंगे। मैं तो थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है डैडी। ठीक है, मैं बाजार से कुछ खाने का सामान लाता हूँ और जब तक मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार करती हूँ। गुड, यह हुई ना बात। शुक्र मनाओ कि रसोई का बचा कुछ सामान साथ ले आई थी। पर हाँ, दूध लाना ना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। इतना कहकर विक्रम बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह लौट कर आया, बू, अरे क्या हुआ, तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? धोते समय कांच का गिलास टूट गया। मम्मी ने उठाने लगी तो शीशा हाथ में लग गया। बहुत खून बह रहा है, आप कुछ कीजिए ना डैडी। विक्रम ने तुरंत सामान को एक तरफ रखा और अपना रुमाल भिगो कर उसके हाथ पर बांध दिया। तुम ड्राइंग रूम में चलो, बैठो, मैं डॉक्टर अंकल को बुला के लाता हूँ। और फिर विक्रम तुरंत डॉक्टर अंकल के पास को ले आया। जब डॉक्टर अंकल शीला की मरहम पट्टी करके चले गए, अब तुम आराम से बैठो, मैं चाय तैयार करता हूँ। लेकिन रसोई में तो खून, वह भी साफ कर दूंगा। अब तो खुश ओ विक्रम, तुम कितने अच्छे हो। विक्रम मुस्कुराया और सब रसोई की ओर चल दिया। लेकिन रसोई में कदम रखते ही विक्रम चौंक पड़ा। अरे, फर्श पर फैला खून कैसे साफ हो गया? यहाँ तो खून का एक भी धब्बा नजर नहीं आ रहा। और विक्रम गहरी सोच में डूब गया। डैडी, पहले डैडी रहस्यमय ढंग से गायब हुआ, अब खून, आखिर यह चक्कर क्या है? अगर कोई बिल्ली आती तो कहीं ना कहीं खून के निशान जरूर मौजूद रहता। मस्तिष्क में उभर रहे सवालों को विक्रम कोई जवाब न सूझा तो उसने सिर झटका और अपनी सोचों से उभर कर चाय बनाने में व्यस्त हो गया। उस रात थकान के कारण शीला जल्दी ही खाने से लिप्त होकर सो गई। लेकिन आधी रात को विक्रम को अचानक घबराहट कर उठ बैठा। उफ, मैं भयानक सपना देख रहा था। तभी दोबारा लौटने की सोच ही रहा था, तभी अरे, ये कराने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद बाहर वाले हाल में कोई है। लेकिन हवेली का दरवाज़ा एवं खिड़कियाँ तो मैंने स्वयं बंद की थी, लेकिन अंदर कैसे दाखिल हो गया? लेकिन कराटे की आवाज़ अब भी बराबर सुनाई दे रही थी। अतः वह उठा और दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोलकर विक्रम बाहर हाल में पहुंचा। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही। कहीं वह आवाज़ मेरे मन का कोई भ्रम तो नहीं था? विक्रम वैसे कमरे में जाने के लिए मुड़ा कि ओह, आवाज़ के ऊपर वाले हिस्से से आ रही है। कौन हो सकता है, पता लगाना चाहिए। फिर सीढ़ी चढ़कर कमरे में जा पहुंचा जिसे आवाज़ आ रही थी। यह कमरा बिल्कुल खाली है। इस कमरे को देखकर नहीं, यही लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। फिर यह आवाज़ तभी अरे, यह दीवार अपने आप जगह से हट कर रही है। और फिर दीवार में रास्ते विक्रम जाकर, अरे भगवान, यह कैसा तिलस्म है? डैडी की हवेली में मौजूद इस रास्ते के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। आवाज़ नीचे से आ रही है। शायद नीचे कोई तहखाना है। कौन हो सकता है तहखाने में? तब कराने की आवाज़ का रहस्य जानने की जिज्ञासा मन में लिए विक्रम धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगा। सीढ़ी उतरने के बाद यहाँ कोई है, पर अंधेरे होने की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर विक्रम दीवार पर टटोलते हुए आगे बढ़ा। तभी दूसरे पल वह शैतान तीव्र प्रकाश से ना गया। जैसे ही विक्रम ने कराने की वाले की तरफ निगाह उठाई तो मुंह से बर्फस चीख निकल गई। डरो नहीं विक्रम, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा पिता प्रोफेसर नागपाल। तुम्हें ने मुझे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं डैडी। लेकिन आपकी यह हालत, यह एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें अभी कभी बताया नहीं, लेकिन आज बताता हूँ। यह इस चमत्कारी मशीन की आविष्कार करने में कामयाब हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें पत्र लिखा था। अगर तुम आ जाते तो मेरी आज दुर्दशा ना होती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी, इस मशीन में ऐसी क्या विशेषता है? और यह मशीन मुर्दे में जान फूंक
सकती है बेटे, असंभव। इसका प्रमाण मेरे रूप में तुम्हारे सामने है बेटे। मैं न जाने कितने सालों से मृत पड़ा हूँ। आज इस मशीन को कहीं से रक्त मिल गया और इसने मेरे दिल की धड़कनें फिर से चालू कर दी। खून, ओह समझा, फर्श पर खून गिरा था। शीला को खून कैसे गायब हो गया था? पर मुझे अपने असली रूप में आने के लिए काफी खून की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे तुम मशीन में इंसानी खून पिलाओगे जाओगे, मेरे शरीर पर मांस चढ़ता जाएगा और फिर एक दिन मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। इस वक्त मेरी जिस्मानी और दिमाग की ताकत जितनी अधिक होगी, इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते बेटे। क्या ऐसा संभव है डैडी? क्या आप पहले जैसे हो जाएंगे? हाँ बेटे, पहले से भी कहीं ज़्यादा स्वस्थ और ताकतवर। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें गरम गरम खून का इंतज़ाम करके इस मशीन की प्यास बुझानी होगी। लेकिन ऐसा खून मुझे कहाँ मिलेगा जीते जाते इंसानों से? तो क्या मैं हत्या करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, यह काम मुझसे नहीं होगा। क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते बेटे? जरा सोचो, मेरे बिना इस आविष्कार का क्या होगा? हजारों लाखों इंसानों का क्या होगा जिसके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मौत उसके अपनी ज़िंदगी छीन ले जाती है और फिर से ज़िंदगी दे दूंगा और बदले में मुंह मांगी दौलत लूँगा। इस तरह आपकी मशीन खून की प्यास कभी नहीं बुझेगी और न जाने कितने निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तुम इसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? सिर्फ मेरी फिक्र करो बेटे, बाद में चिंता मुझ पर छोड़ दो। आपकी दौलत और हवस पूरी करने के लिए मुझे मौत के निर्माता बनाना चाहते हैं डैडी। आपने यह नहीं सोचा कि अगर ऐसा जुर्म करते हुए मैं पकड़ा गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम फिक्र न करो, मेरे ठीक होते ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो कुछ किया है तुम लोगों के लिए किया है। लेकिन प्रोफेसर नागपाल विक्रम की बात काटी। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर विक्रम मुड़ा और सीढ़ी लाइट बुझाकर सीढ़ी चलने लगा। अपने कमरे में पहुंचकर विक्रम सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रह रहकर उसके पिता के शब्द डंके की चोट के समान मस्तिष्क में गूंज रहे थे। मेरी मदद करो बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी मदद करो। हे भगवान, क्या करूँ? यह तूने मुझे किस दुविधा में डाल दिया? और फिर कुछ देर की कोशिश के बाद उसे निश्चित किया, ठीक है, मैं डैडी की इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। डैडी की हालत मुझसे देखी नहीं जाएगी। एक माह के बाद अमावस की सर्द रात इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ शहर के वीरान सड़कों पर गश्त लगा रहे थे। सर, इतनी ठंड में आपको भला गश्त की क्या सूझी? मैं उस शेर पर मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं जो पिछले महीने से अंदर 4 नरसिंह हत्याएं कर चुका है। और मैं फिर कहूँगा सर, उन लोगों की मौत किसी इंसान ने नहीं, चुड़ैल का हाथ है। प्रत्येक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ लिखा है कि मृतकों के गले की नसकटी कट जाने के कारण हुई है। सारा लहू निकाल लिए जाने से वजह से हुई है। यही तो समझ में नहीं आता, सारा लहू जाता कहाँ है? चुड़ैल के पेट में। सिवाय बकवास तुम्हें और कुछ नहीं सूझता। मैं तो कहता हूँ सर, वापस चलिए। कहीं चुड़ैल की नज़र हम पर पड़ गई तो हमारे शरीर से का भी सारा खून पी निचोड़ लेगी। सेटअप। यस सर। वीर बहादुर खामोशी से जीप ड्राइव करने लगा, लेकिन अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक लाश। जीप रोको। जीप रोकते ही इंस्पेक्टर मनोज उतरकर लाश के समीप पहुंचा। कत्ल, फिर वही अंदाज, गले की नस काट कर मारा, सारा खून निचोड़ ले लिया। फिर लाश को छूते ही वह मन ही मन चौंका। जिस्म में अभी गर्माहट है, लेकिन मतबल मृतक को मरे ज़्यादा समय नहीं गुजरा।
तभी सर उधर कोई भाग रहा है, कहते हुए हवलदार वीर भारत ने परछाई के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन परछाई आंखों से ओझल हो गई। हमलावर मायूस हालत में वापस लौटा। कम वक्त हाथ से आता था कैसे केस हल हो जाता। और फिर चलो आज के लिए बहुत भाग लिए तुम। अगले दिन पुलिस स्टेशन में हवलदार मृतक के बारे में कुछ पता चला जी। मृतक पुराने शहर का मशहूर डॉक्टर सोलंकी है। मैं फिर अभी तक शादी नहीं की थी, अकेला रहता है। पूछताछ से इतना ही पता लगा। लेकिन कल रात करीब 8 बजे उसे प्रोफेसर नागपाल की हवेली में जाते देखा था। एक दुकानदार ने देखा था, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। ओह, प्रोफेसर नागपाल की हवेली पर बरसों से ताला पड़ा है। जी हाँ, लेकिन करीब 1.5 माह से प्रोफेसर का बेटा विक्रम अपने परिवार सहित आकर हवेली में रहने लगा है। तुमने विक्रम से पूछताछ की? नो सर। तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। यस सर। सेट अप। यस सर। और फिर थोड़ी देर बाद जीप पर सवार हो गई। कहाँ चलना है सर? प्रोफेसर नागपाल की हवेली। और आदेश मिलते ही हवलदार वीर बहादुर ने जीप दौड़ा दी। लगभग आधे घंटे बाद, यही हवेली है सर, जानता हूँ। फिर हवलदार को वहीं रुकने का आदेश देकर इंस्पेक्टर मनोज हवेली के द्वार की ओर बढ़ गया। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे इंस्पेक्टर मनोज कहते हैं। इंस्पेक्टर मनोज, मैं आपसे एक मर्डर केस के सिलसिले में कुछ ज़रूरी सवाल करने आया हूँ। बेहतर होगा कि हम अंदर बैठकर बातें करें। हाँ, आइए। फिर अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचकर, इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बहुत नाम सुना है, आज आपको देख भी लिया, लेकिन किसी मर्डर केस के में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल हत्या आपके शुभ चिंतक डॉक्टर सोलंकी की है। कल रात को यहाँ आए थे। जी हाँ डॉक्टर अंकल अक्सर हमारी खैरियत पूछने आ जाते हैं। कल रात भी आए थे। काफ़ी देर तक हमारे साथ रहे, फिर खाना खाकर चले गए। उस समय क्या बजा था? शायद 10:30 बजे होंगे, समय हुआ होगा। थैंक यू मिस्टर विक्रम, अब मैं चलता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो फिर मिलूँगा। जी। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज विदा हो गए और फिर हवेली के बाहर निकल आए। यह कम वक्त वीर बहादुर कहाँ चला गया? और कुछ सोचकर जीप स्टार्ट की और थाने की ओर चल पड़े। उधर वीर बहादुर एक पागल से दिखने वाले बूढ़े को बड़ी सावधानी से पीछा कर रहा था। बड़ू बचकर कहाँ जाएगा, अभी मजा चखाता हूँ। और हवलदार वीर बहादुर की चाल में तेजी आ गई। जल्दी उसने बूढ़े को दबोच लिया। जाता कहाँ है बड़ू? हवलदार वीर बहादुर को चकमा देकर रात को तू निकल गया, अब नहीं बच पाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। पहले थाने चल चल, डंडे पड़ेंगे तो सब बक देगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन हवलदार ने बूढ़े की एक न सुनी और उसे घसीटता हुआ थाने की ओर ले चला। जब वीर बहादुर बूढ़े को लेकर इंस्पेक्टर मनोज के समक्ष पहुंचा, कहाँ मर गए थे तुम और यह किसे पकड़ लाए हो? सर, यह बूढ़ू वही है जो रात को मुझे चकमा देकर भाग गया था, लेकिन आज मैंने इसे प्रोफेसर की हवेली के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा तो फौरन पहचान गया। पर इसे भी शायद पता चल गया होगा, मुझे शक हो गया और इसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसके पीछा किया और पकड़ कर ले आया। तब कौन हो तुम? लेकिन बूढ़ा खामोश रहा। देखो, मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो, वरना 5 उंगलियां खूनों, वरना शहर में 5 खूनों के इल्जाम में सूली पर चढ़ जा। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, आपको सब बताता हूँ। तब बूढ़ा अपना परिचय देते न लगा। मैं प्रोफेसर नागपाल का नौकर दीनू हूँ, बरसों से उसका नमक खाया है, लेकिन मगर उनकी अंतिम इच्छा पूरी न कर सका। कैसी इच्छा? प्रोफेसर साहब सख्त बीमार थे। डॉक्टर सोलंकी उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब एक रात, दीनू, मेरा अंतिम समय आ गया है। अगर विक्रम जाता तो यह राज तुम्हें कभी न बताता। कैसा राज मालिक? मुझे सहारा देकर ऊपर ले चलो दीनू, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ।
और काफ़ी जिद करने पर मैं उन्हें सहारा देकर दूसरी मंजिल के कमरे की ओर ले चला। कमरे में पहुंचकर मुझे गुप्त रास्ते से तहखाने में पहुंचकर उन्होंने बताया, यह मशीन मुर्दे में भी जान फूंक सकती है दीनू, अतः मेरे मरने के बाद वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ जी। अब मेरी बात सुनो, मेरे मरने के बाद तुम इंसान के खून का प्रबंध करना होगा। इस मशीन को खून पिलाते हो ही मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। फिर मरने के बाद मैंने उसके निर्देशानुसार मशीन से जुड़ी एक पाइप दिल में जोड़ दी, लेकिन इंसानी खून का बंदोबस्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई और मैं हवेली के दरवाजे पर ताला लगाकर एक दूसरी बस्ती में जाकर रहने लगा। लेकिन पिछले माह अखबार में छपी रहस्यमय शहर में मिलने वाली लाशों का समाचार पढ़कर मैंने जिज्ञासा रोक न पाया और हवेली की ओर चल पड़ा। कल रात मैं हवेली के पास पहुंचा तो अरे, यह तो विक्रम बाबू है, ये कंधे पर किसे उठाए ले जा रही हैं। मैंने विक्रम का पीछा किया और कंधे पर लदे शरीर को एक वीरान सड़क पर फेंक दिया। विक्रम के जाने के बाद मैं उस आदमी की असलियत जानने की सोच ही रहा था कि तभी आपकी जीप आ गई और मुझे भागना पड़ा। इसका मतलब विक्रम ही हत्यारा है। अपने पिता की इच्छा पूरी करने की चाह में उसे मौत का निर्माता बना दिया, इसके पहले कि वह अपने इरादे कामयाब होने के लिए फिर किसी निर्दोष आदमी का खून करे। मुझे उसे मैं सबूतों के गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगले ही पल हवलदार, हवेली चलो जल्दी। दीनू को अपनी अधीनतों की निगरानी में इंस्पेक्टर मनोज वीर बहादुर के साथ थाने से चल दिया। हवेली में शीला विक्रम से पूछ रही थी, क्या बात है विक्रम, इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया था? ज़्यादा सवाल मत करो, जल्दी ही अपना सामान बांधो और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन क्यों, कहाँ जाएंगे हम? यह बाद में बताऊंगा। कहने के साथ ही विक्रम सीढ़ी चढ़ने लगा। शीला की नज़रों से ओझल हो गया। विक्रम का व्यवहार देखकर शीला के मन में उत्सुकता जागी हुई। आखिर विक्रम अक्सर ऊपर क्यों जाता है और हमें ऊपर जाने से क्यों रोकता है? और विक्रम जैसे ही तहखाने में पहुंचा, विक्रम तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? देखो मेरी हालत किस कदर बदल चुकी है। अब मैं सिगार भी पी रहा हूँ। बस 2-4 इंसानों के खून की और बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं, मैं और हत्या नहीं कर सकता। पुलिस को मुझ पर संदेह हो गया है। अभी कुछ देर पहले इंस्पेक्टर मनोज यहाँ आए थे और इस जगह को छोड़कर दूर जाने का फैसला कर लिया। पागल हो तुम? मेरा फैसला अटल है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मुझे हर हाल में अपनी पहली सूरत पाकर रहूँगा, इस उद्देश्य के में चाहे तुम्हारा खून क्यों ना करना पड़े। क्या? विक्रम भयभीत होकर पीछे हटा। हाँ, अब मुझे यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। गू गू। जल्दी विक्रम अपने होश को बैठा। और प्रोफेसर ने स्ट्रेचर पर लिटाकर छुरी से उसके गले की नस काट दी और मशीन से खून चूसने वाली ट्यूब उसके गले की नस से जोड़ दी। दूसरी ट्यूब अपने दिल से जोड़ दी और चंद मिनटों में मशीन विक्रम के शरीर का सारा खून चूसकर प्रोफेसर के जिस्म में प्रवाहित कर दिया। हाँ। अब प्रोफेसर अपने दिल से जुड़ी ट्यूब को अलग किया और उठ खड़ा हुआ। फिर वह विक्रम के मृत शरीर की ओर बढ़ा। तभी शीला की चीख सुनकर प्रोफेसर मशीनी अंदाज में घूमा। अरे अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे ही खून की जरूरत है। तुम कौन हो? लेकिन शीला का प्रश्न का उत्तर देने की बजाय प्रोफेसर शिकारीबाज की तरह उस पर झपटा। अब मेरा मकसद पूरा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे छोड़ दो। और फिर तभी धाएं। अगले ही पल प्रोफेसर लहरा कर मशीन पर गिरा और मशीन के साथ लिए फर्श पर लुढ़क गया। मशीन टूटकर फर्श पर बिखर गई और
अब तुम सुरक्षित हो, मौत का निर्माता का अंत हो चुका है। मगर हम एक समय पर नहीं पहुंचे। यह शैतान तुम्हें मार डालता। लेकिन शीला विक्रम के मृत शरीर से बेख्तियार सुबक रही थी। यह सब मेरा कसूर है। मैं तुम्हें यहाँ आने से न कहती, तुम इस तरह मुझे छोड़कर न जाते। बेचारी। समाप्त दोस्तों।